नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं क्योंकि 30 सितंबर तक आपका ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। टैक्स ऑडिट, इंडिविजुअल के टैक्स ऑडिट में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है ये मैं बताने वाला हूं, ताकि आप समय पर टैक्स ऑडिट खत्म भी करें और वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें कोई गलती ना हो। सबसे पहला चीज ये है कि आपको स्कोप ऑफ ऑडिट समझना होगा। क्या आप वॉलंटरी ऑडिट कर रहे हो या फिर कंपलसरी ऑडिट कर रहे हो? जैसे प्रोफेशनल को मिनिमम टर्नओवर 50 लाख के ऊपर अगर जाएगा तो फिर उसको टैक्स ऑडिट है, या फिर अगर नॉन प्रोफेशनल है तो 2 करोड़ से ऊपर जाएगा तो टैक्स ऑडिट है। जो भी आपको क्राइटेरिया फिक्स होता है 44 AD में या दूसरे क्लॉज में, आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहली बात है कि बैलेंस शीट्स आपको चेक करने पड़ेंगे, जो बना हुआ होगा, जो मैनेजमेंट बना रही होगी। अगर आप खुद मैनेजमेंट है तो आपको देखना पड़ेगा कि सारे एसेट आ चुके हैं, सारे लायबिलिटी आ चुके हैं, सारे अनसिक्योर्ड लोन आ चुके हैं, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन उसमें लगाया जा चुका है, तो एसेट के जो पार्ट्स हैं वो पूरे आ चुके हैं, वो एकदम सही राइट फिगर में आए, और लायबिलिटीज भी पूरे आ चुके हैं, कैपिटल आ चुका है, रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर है, जो कि कैपिटल का हिस्सा अगर अलग से आपने नहीं बनाया तो फिर कैपिटल में जुड़ा हुआ रहेगा, अगर अलग बनाया तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग दिखने वाला है। इसके अलावा आपका लोन्स जो अगर आपने किसी से लिया है तो उसका भी कंफर्मेशन के साथ में आपका बैलेंस आया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज आपका दिखेगा, प्रोविजन दिखने वाला है, लायबिलिटी ध्यान से आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका राइट बना हुआ रहना चाहिए। इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो रेवेन्यू नेचर का है वो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। जो कैपिटल नेचर का ऑलरेडी वो बैलेंस शीट का हिस्सा है। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर बना लीजिए। वैसे ये मैंडेटरी नहीं, लेकिन टैली आपको ये एडिशनल फैसिलिटी देता है। इससे आप अपने बिजनेस के बारे में स्पेशल डिस्क्लोजर या फिर ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं और रख सकते हैं। अगर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा अगर नहीं भी बना रहे तो उसको एडिशनली आप अपने फाइल में रखते हैं, तो फिर किसी भी साल में अगर हम लोग बैक ईयर में जाकर उसका निर्णय लेना चाहें तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट्स टू अकाउंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे हैं उसके नीचे उससे कनेक्टेड जो क्लॉज है, अगर उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है तो नोट्स टू अकाउंट्स आना चाहिए। अगर कोई एसेट कहीं पर गिरवी रखा हुआ है तो वो आना चाहिए। अगर किसी प्रकार का केस कंपनी के ऊपर हुआ रखा है तो वो भी आना चाहिए। अगर कोई कंटिजेंट लायबिलिटीज है उसको भी दिखाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट जरूर रखिए। अब इसके बाद बारी आती है वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें सबसे पहले जनरल लेजर को पूरा चेक करिए। दूसरा, सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर परफेक्ट होना चाहिए। वैसे भी जीएसटी का रिटर्न और आपका सेल और परचेज के रजिस्टर को क्रॉस वेरीफाई करवा लीजिएगा, ताकि जीएसटी रिटर्न और सेल परचेज रजिस्टर में कहीं पर भी डिफरेंस ना हो। अगर है तो उसका एक्चुअल रीजन पता करिएगा, किसको सही करार देना है, जो सही है उसको सही करार देना है। अगर आपका जीएसटी रिटर्न में सही भरा हुआ है तो अकाउंट्स ठीक कर लो। अगर अकाउंट्स में सही भरा हुआ है तो जीएसटी रिटर्न को बाद में उसका एनुअल फाइलिंग के समय में उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपको वेरीफाई करने का जरूरत है कि उसका कोई भी एंट्री छूटा नहीं हो, और जो भी एंट्रीज हमारी बिजनेस से कनेक्टेड है वो सारा हमारे बिजनेस में दिखना चाहिए। अगर किसी और से कनेक्टेड है तो फिर वो लोन्स, एडवांसेस या फिर उस व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन में आएगा, हमारे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं दिखना चाहिए। वो अलग से बैलेंसेस में खड़ा रहेगा पार्टीज का। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है डेटर्स और क्रेडिटर्स का लेजर। जिससे पैसा लेने वो डेटर्स, जिसको पैसा देने वो क्रेडिटर। सारे डेटर्स की लिस्ट अलग से बननी चाहिए। वो लिस्ट का कंफर्मेशन भी आपको होना चाहिए। वो लेजर्स भी अंदर में जाकर अपने अकाउंटेंट से या फिर आप खुद चेक कर लीजिए कि उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर या किसी और आपके वर्किंग प्रोसीजर के कारण कोई गलती अगर हुई तो फिर पछतावा आपके बिजनेस को होगा, बाद में आपको होगा। इसलिए डेटर्स और क्रेडिटर्स का लेजर भी चेक करिए, उसके बैलेंसेस चेक कर लीजिए। अगला है कंप्लायंसेस चेक। कंप्लायंसेस चेक में 3 चीजें आती है। सबसे पहले जीएसटी का कंप्लायंस कर लीजिए। जैसा मैंने बोला, सेल्स और परचेज का अगर डिफरेंस कहीं पर है तो उसका भी एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लीजिए। दूसरा, टीडीएस का कंप्लायंस कर लीजिए। जितना टीडीएस काटना था और जितना काटा, ये दोनों चीजें सही हो गई कि नहीं हो गई। अगर कुछ डिफरेंस आया तो डिफरेंस का भी रिकंसिलेशन बना लीजिए, और उस पर फर्दर जो भी एक्शन लेने वाले हो उसका अकाउंटिंग में जो फर्क पड़ने वाला है उसको भी डाल दीजिए। और तीसरा है एडिशनल स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, जैसे पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, या फिर कोई दूसरा एक्ट या रूल्स रेगुलेशन आपके बिजनेस के ऊपर लागू होता है आपके टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से, तो आपने उसका पालन किया या नहीं किया। 5वां इंपॉर्टेंट स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिडक्शन एंड एग्जम्पशन। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको सेक्शन 80C से 80U के अंदर में जो डिडक्शंस मिलने वाले हैं वो सारे डिडक्शन का डिटेल भी निकाल लीजिए। अकाउंट में उसका इफेक्ट आया कि नहीं वो भी देख लीजिए, और उसका डिडक्शन आपको मिले ये भी ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा एग्जम्पशन अगर आपको कहीं से मिल रहा है, चाहे वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम हो या फिर दूसरे सेक्शन में इनकम टैक्स के आपको एग्जम्पशन मिल रहा है, तो एग्जम्पशन का अकाउंटिंग भी ठीक हुआ रहे और आप उस एग्जम्पशन को क्लेम भी करें, छूटना नहीं चाहिए। 6वां पॉइंट है असेसमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम में आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस इनकम सारे आ गए कि नहीं आ गए, अदर सोर्सेस आ गए कि नहीं आ गए, और इंडिविजुअल में बाकी
जो 3 सोर्सेस है उसमें से भी कुछ आ गए कि नहीं आ गए, क्योंकि मैं आपको बता दूं किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति का 5 सोर्स ऑफ इनकम रहता है। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कोई भी इनकम अगर है तो वो आना चाहिए। और सेकंड है एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आपके रिकॉर्ड हो चुके रहने चाहिए, सही जगह पर जाने चाहिए। कैपिटल नेचर का है तो कैपिटल नेचर में जाए और रेवेन्यू नेचर का है तो रेवेन्यू नेचर में जाना चाहिए। और इस चीज को आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको सेम रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। WDV मेथड मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपने एक बार किया, लेकिन किसी भी तरीके से मेथड चेंज नहीं होना चाहिए। कभी भी चेंज हुआ तो फिर उसका एक अलग से अकाउंटिंग होता है, उसका नोट्स अलग से बनाया जाता है, उसका स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से रिपोर्टिंग भी होना चाहिए। लेकिन जनरली आपको WDV मेथड फॉलो करना है और ये मेथड में आपके परसेंटेज सही लगे, एसेट के हिसाब से सही क्लासिफिकेशन आपने किया, ब्लॉक ऑफ एसेट सही है, ये सारी चीजें आपको देखनी जरूरी है। 8वां पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 269 सेक्शन, 269 SS, 269 T और 269 सेक्शन के दूसरे प्रोविजंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके अनुसार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 9th इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस। क्योंकि अब ऑडिट की बात आ रही है तो हमने बेसिक चीजें तो देख ली, लेकिन हर चीज का प्रूफ होना चाहिए, हर चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अगर आपका पीएफ का आपने पेमेंट किया तो पीएफ का रजिस्टर होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में पेमेंट होना चाहिए, हर चीज कोरोबोरेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है और जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारी चीजें मैच होनी चाहिए, ताकि ऑडिट तो आज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद डिपार्टमेंट कभी नोटिस भेजेगा, कभी कोई असुविधा हो जाए तो वो सारे समय में आपको बचना भी होगा और दिखाना भी होगा कि आप सही काम कर रहे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाना। फॉर्म नंबर 3CA और 3CB में आपको ओपिनियन देना पड़ता है कि ऑडिट का आपका ओपिनियन क्या है। फॉर्म नंबर 3CB जनरली सबको फॉर्म नंबर 3CB दिया जाता है। 3CA जो जनरल नहीं है, जिसके ऊपर स्पेशल एक्ट अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी है तो 3CA जाएगा, अगर वो कंपनी है तो 3CA जाएगा, अगर किसी और एक्ट में आता है तो भी 3CA आएगा, जनरली 3CB आएगा। लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर होता है वो एक एक पॉइंट का डिटेल मांगा जाता है फॉर्म नंबर 3CD में, और ये 3CD में गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गलती हुआ रिपोर्टिंग में तो फिर बहुत ज्यादा पेनल्टी फेस करना पड़ सकता है क्लाइंट को भी और ऑडिटर को भी। अब नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जब आपने ये सारी चीजें कर ली, रिव्यू कर लिया, चेक कर लिया, सारा डॉक्यूमेंट बना लिया, अब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, तो ऑनलाइन में आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए इस साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो असेसमेंट ईयर 2024-25 है, इसको फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न आपको फर्दर फाइल करने के लिए 1 महीना मिलेगा। इसका मतलब 31 अक्टूबर तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट तो सितंबर के अंदर में ही आपको ऑनलाइन सही तरीके से फाइल करना पड़ेगा। वहां पर कोई भी गलती की गुंजाइश मत रखिएगा। अब ऑडिट कंप्लीट हो गया, आपने फाइलिंग कर लिया, तो पोस्ट ऑडियो रिव्यू और वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है। अगर कोई भी गलती आपको पहले मिली तो उसको बाद के लिए तैयारी करना पड़ेगा। जीएसटी में कोई गलती मिली तो जीएसटी के एनुअल ऑडिट में उसको करेक्शन करना पड़ेगा। और इसके अलावा एडवाइजरी और कंप्लायंस पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको कंप्लायंस में किसी प्रकार की असुविधा हुई है जो आप इस लास्ट ईयर में नहीं कर पाए, तो उसको करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस पे आपको ध्यान देकर क्लियर करना पड़ेगा। और इसकी चेकलिस्ट भी बनाकर अपने टीम को ट्रेनिंग भी देना है और सिखाना भी पड़ेगा। अब इतनी चीजें करने के बाद में लास्ट चीज बचता है कम्युनिकेशन विद टैक्स अथॉरिटीज। क्योंकि जब आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दिया, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद में वहां से 143 का नोटिस आ सकता है जिसमें बताया जा सकता है कि भैया आपका रिटर्न में कोई ड्यूज नहीं है, या फिर ड्यूज है या फिर रिफंड है, व्हाटएवर होगा। जो इनिशियली उनको अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर से दिखता है वो बताएंगे कि भैया आपका रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस क्या है। उसके बाद में किसी और प्रकार से कोई क्वेरी आएगा डिपार्टमेंट का तो उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आपका इस साल का ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है। अगर आप चाहते हो कि सॉफ्ट कॉपी में आपको ये चेकलिस्ट मिले तो नीचे आप कमेंट जरूर करिए कि सर चेकलिस्ट चाहिए, तो फिर मैं एक अलग से लिंक बनाकर आपको दूंगा, जिस लिंक को क्लिक करके आप ये चेकलिस्ट पा सकते हैं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेंगे मेरे साथ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।